हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखिए 10th का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 10th आईसीएसई का 10th आईसीएसई का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2025 का पास्ट ईयर का पेपर। ठीक है, तो देखिए 7th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेम द वेव यूज्ड इन सोनार। तो ये तो सिंपल है, जो सोनार सिस्टम होता है नेविगेशन में जो यूज करते हैं, उसमें कौन सा वेव यूज करते हैं जी बताइए। अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड। तो उसका नाम क्या है? अल्ट्रासाउंड। बराबर है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्लिप ए दिया है, क्लिप बी दिया है। ऐसा एक क्लिप ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, क्लिप बी है। ठीक है, और यहां से डिस्टेंस इसका दिया है 170 मीटर ए से बी का। यहाँ एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस है इसका 160 बी तक का। ठीक है, इन द डायग्राम Lata stands between two cliffs and clap her hand. Determine the time taken by her to reach the first echo. Speed of sound in air is given. V of sound is 320 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो है ना, इसका नाम है लता, ताली बजाती है और बोलती है कि कितने टाइम के बाद इको सुनाई देगा। ठीक है, तो आपका स्पीड दिया हुआ है, तो x should be greater than डिस्टेंस निकालना है। कितना है जी? इसका कितना वैल्यू होगा? अगर इसको डबल कर दो, 2d कर दो इसको, ये d इक्वल टू ले लेता हूं तो 2 into 160 कितना होता है? 320 मीटर ना। ठीक है, 320। और स्पीड कितना दिया इसका? स्पीड ऑफ साउंड 320। ये बराबर है 16 दूनी 32, बराबर ना। तो देखो, और टाइम मान लीजिए हाफ लगेगा, तो ये सुन लो, मतलब लिख लो, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, एक शुड बी ग्रेटर देन 320 into 0.1 डिवाइड बाई 2। ये कितना आएगा जी? 16 मीटर, बराबर ना। सो फर्स्ट इको इज हर्ड फ्रॉम क्लिप बी। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो पता चल गया ना, 2 into 160 है, अपॉन स्पीड पता है 320। ये कितना है? 1 सेकेंड। समझा? यहाँ पे ये 1 सेकंड को हाफ किया था ना, तो कितने टाइम के बाद सुनाई देगा? ये करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो 1 सेकंड के बाद अपने को इको सुनाई देगा। कैसे निकाला? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इको मतलब क्या? एक बार जाएगा फिर वापस आएगा ना, तो ये डिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगा ना, और स्पीड तो सेम ही रहेगा। तो फिर समझा? 2d अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म। यूरेनियम का 2 एटॉमिक मास होता है, 235 और दूसरा होता है यूरेनियम 238। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोटोप। विच ऑफ दिस 2 आइसोटोप्स इज मोर फिजिनेबल? तो कौन सा ज्यादा फिजिनेबल होगा? ठीक है, तो इसका में ना और कुछ दिया है क्या? हाँ, उसके पहले एक और क्वेश्चन है। तो एक ऐसा रिएक्शन कंप्लीट करना है, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा लेटर बताता हूँ, पहले इसके पहले ये कंप्लीट कर लो। एक एलिमेंट है, ये वाई प्रोड्यूस कर रहा है प्लस हीलियम भी प्रोड्यूस कर रहा है, 2 4। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? जेड क्या आएगा? ये 91 234 प्लस इलेक्ट्रॉन -1 0, बराबर ना। तो बताना है एक्स क्या है जी?
देखो सिंपल है, ये हीलियम, हीलियम मतलब अल्फा रिलीज कर रहा है ना, तो 2 एटॉमिक नंबर, तो y का भी पता करेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज किया, तो सिंपल है, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो ये 91 हो गया, तो ये -1 हो गया ना, इसका मतलब ये 90 है। समझा? ऐसे सोचना है, समझा कि नहीं समझा? ये दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 91 -1 90, तो ये 90 है। समझा? अभी ये 238 है ना, तो इधर कितना आएगा? 234 + 4, तो ये अभी तो 234 ही है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 238 आता है, बराबर है। और ये 90 + 2 कितना होता है? 92, तो x का अपना वैल्यू आ गया। तो उल्टा सोचेगा तो आंसर आता है। समझा क्या? तो अभी देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बराबर है, ये आपका 234, हाँ देखो ध्यान से, ये मैं कैसे किया, ये 234 है, इधर 4 गया था ना, हाँ, तो इसको 4 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये दोनों ऐड करके इतना आना चाहिए ना, 230 मतलब, हाँ बराबर। समझा? देखो 230 + 4 कितना होता है? 234। 234। समझा? अभी ये दोनों को ऐड करके ये आएगा, तो ये कितना होगा? 234। समझा? और नीचे वाले को एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार नीचे नीचे, ये दोनों बराबर है। अभी ध्यान से सुनो, ये दोनों मिला के कितना है? 90 और 90 है, बराबर है ना, तो 90 में से 2 चला गया तो कितना आता है? 88 ना, तो इसको 2 और कम कर दो, 88 होगा। समझा? और ये कितना होगा? ये दोनों को मिलाकर कितना आता है? 90। समझा? तो ऐसे उल्टा सोचना। अभी उसके बाद क्या बोला है? बी वाला क्वेश्चन इसी का, यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म, 235 एंड 238। ठीक है, which 2 isotopes of uranium is most feasible? ठीक है, uranium 235 is more easily feasible than the isotopes of 238। तो लिख लो इसका आंसर, uranium 235 is more feasible, easily feasible then isotope 238। यहाँ पे यूरेनियम लिख लो, ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे? दिस इज बिकॉज fission of uranium 238 nucleus is possible only by fast neutron। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, यूरेनियम 235 अंडरगो फिजन इजीली बाय एक्शन ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये फास्ट, जब इसके ऊपर बमबार्डिंग करते हैं ना फास्ट न्यूट्रॉन का, तब ये फिजन शो करता है, लेकिन 235 वाला जो है इजीली शो कर देता है। ठीक है, ठीक है, अपने को बस इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में। In the given diagram, a vibrating tuning fork is kept near the mouth of burette filled with water. ठीक है, the length of air column is adjusted by opening the tap of the burette। ठीक है, ऐसा है तुम्हारा कंटेनर दिया हुआ। ठीक है, फाइव सेंटीमीटर, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क यूज किया ऐसे। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ठीक है, यहाँ तक वाटर लेवल है।
In the given diagram, a vibrating tuning fork is kept near the mouth of burette filled with water. The length of air column is adjusted by opening the tap of the burette. तो इसका अगर मैं burette का opening करूँगा ना, तो बताना है. If at the length of 5 cm of air column, the loud sound is heard. समझा? यहाँ से इसको ट्यूनिंग फोर्क इसको टच करूँगा तो लाउड साउंड सुनाई देता है. यहाँ पे पानी नहीं भरा है ना, ये खाली है इसके. नेम द phenomenon illustrated by the experiment. तो phenomenon तो क्या रेजोनेंस है ना, ठीक है, रेजोनेंस. यहाँ तक क्लियर है? अभी दूसरा पार्ट देखो. दूसरा पार्ट में क्या है? Why is a loud sound heard at a particular length? पर्टिकुलर लेंथ पे ये लाउडली क्यों सुनाई देता है? इट हैपेंस व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यून. तो कल बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है, तो ये लिख लो. ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों बताता है? इट हैपेंस व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी of air column becomes exactly equal to frequency of vibrating tuning fork. The air in the column now vibrate. The air in column now vibrates with a large amplitude and conveys more energy to ears. So a loud sound is heard. ठीक है, अभी इसका सी पार्ट देखो. If the present tuning fork is replaced with tuning fork with higher frequency, should the length of air column increase or decrease? ठीक है, तो for the air column, ये रिलेशन याद रखना. ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा. ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी को तुम्हें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ को कम करना. बराबर, समझा ना? इनवर्सली रिलेटेड. इफ द ट्यूनिंग फोर्क इज रिप्लेस्ड विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी तो लेंथ क्या होगा? कम होगा. सो लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस. ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखो. इफ प्रेजेंट ट्यूनिंग फोर्क is replaced with a tuning fork of higher frequency the length of air column decreases to produce a loud sound. ठीक है, ये लिख लो. फिर एक कुछ तो आ गया सर. मिनट का होगा वीडियो, एक ही रिकॉर्ड का हुआ. 1 ही मिनट का क्या? मैं 1 ही मिनट का हुआ है रिकॉर्ड.
नहीं 14 में रखा हुआ पगला 14 मिनट हुआ तो है रिकॉर्ड। देखो 8 का फर्स्ट तूने क्लिक नहीं किया है तो सेकंड से बता देता हूँ। तो बिलो शो द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आपका ऐसा होता है ना, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को, स्टार्टिंग वाले को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं ना, ऐसा। तो इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ क्लियर है? ये आपका आयरन कोर है, आयरन कोर, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देख के ही बताना है। देखो ये देखने से मोटा लग रहा है, पतला लग रहा है ना, तो ये जब बड़ा से छोटा में जाता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो ऐसे पहचानना। नेम द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, व्हिच ऑफ दिस वायर इज थिकर, द प्राइमरी और सेकेंडरी। तो थिकर तो ये है ना, बस इतना ही आंसर, इतना सिंपल तो है बताना, समझा ना, देख के ही आंसर आ गया। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो क्या टाइप है जी? स्टेप डाउन, बराबर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप रहता तो कैसे होता? तो उधर का बड़ा इधर का पतला होता, सिंपल, समझा ना। तो एग्जाम में उल्टा पूछ दिया तो बता देना। सेकंड क्या है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, उधर कम होता है। तो इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वायर इन द सेकेंडरी कॉइल इज थिकर देन द इन द प्राइमरी कॉइल। करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन इन प्राइमरी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वोल्टेज का, इसलिए। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो लिख देता हूँ, लिख लो, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर wire in secondary coil is thicker than that in primary coil because current in secondary coil is more than the primary. ठीक है। And use of thicker wire in the coil reduce the resistance. And use of thicker wire in a coil reduce its resistance. And therefore reduces loss of energy as heat in that coil. ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर wire in secondary coil is thicker than the in the primary because current in secondary coil is more than the primary, ठीक है। therefore thicker wire in a coil reduce the resistance, क्योंकि V equal to क्या होता है IR, ठीक है। तो अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, ठीक है। अगर इसको कांस्टेंट रखूंगा तो इनवर्सली रिलेटेड है उससे, ठीक है। तो आंसर पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया। अभी ये थर्ड वाला डायग्राम बहुत सिंपल है, इसको मैं नेक्स्ट वाला में बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन 8 का थर्ड देखो।
तो ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका प्लस माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो फर्स्ट है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट। बहुत सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों का पैरेलल है ना वैल्यू। हाँ, तो इसका डायग्राम को मैं रिड्यूस करके ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, दो अच्छा एक 4 वोल्ट। पहले तो हम ये सीरीज निकालेंगे। ये दोनों ऐड करूंगा तो ये 16 ओम हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करूंगा तो 16 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों आपस पैरेलल में है ना, 1 हो जाएगा। तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16। एलसीएम कितना है 16, तो 1 प्लस 1 2/16, 1 अपॉन RP। RP इज इक्वल टू 16/2 कितना आएगा 8 ओम। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया 8 ओम। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इससे करंट निकालना है, तो ये फर्स्ट का आंसर बी का देखो। तो V इक्वल टू क्या होता है जी बराबर, तो V का वैल्यू कितना दिया है 4, I निकाल देंगे, R कितना है 8, तो I इक्वल टू 4/8, 1 अपॉन 2 0.5 बराबर ना। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया 0.5 एम्पियर बराबर है। State whether the current through 10 ohm resistor is greater than less than or equal to 12 ohm. Ting 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 ting. अभी देखो बहुत सिंपल है जी। अभी क्या पूछता है कि इसमें करंट जो जा रहा है वो ज्यादा है कि इसमें जा रहा है वो ज्यादा है। तो बहुत सिंपल है, तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना तेरा, I1 एंड I2। तो I1 इक्वल टू क्या आएगा V V V। ठीक है, I इक्वल टू V बाई R ना। हाँ, तो फर्स्ट वाले का एक दोनों को ऐड करेंगे, दोनों तो सीरीज में है तो करंट से भी जाएगा ना। तो ये दोनों को ऐड कर दो कितना आता है, कितना 16 बराबर। तो I1 कितना है जी 1/4 ना। अभी I2 निकालना है, तो V बाई 4 अपॉन ये टोटल ऐड करो कितना आता है 16। तो इक्वल आ गया जी, इक्वल ना, दोनों इक्वल आ गया आंसर। I1 प्लस I2 का वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करोगे तो 0.5 आएगा। 0 पॉइंट। बता दो चेक करके। देखो ये जो करंट है I, ये कितना था अपना 0.5 एम्पियर, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, समझा नहीं समझा, ये दो पार्ट में ना I1 प्लस I2 में डिवाइड हो गया ये I। तो ये I इक्वल टू क्या आएगा I1 प्लस I2, तो ये 0.5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। तो ये 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2/4 कितना है 1/2, 0.5 एम्पियर। यहाँ क्लियर है, लिख लो।